हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी 2026 को है और 8 फरवरी 2026 को देखेंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर, बिल्कुल इसी तरह से सीटेट का पेपर आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। देखिए, जो सीटेट एग्जाम है इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जो सीटेट एग्जाम है उसमें 150 प्रश्न आता है और लगभग देखेंगे 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही होता है। चाहे कोई सब्जेक्ट हो, जैसे सीडीपी है, सीडीपी में आप लोग जानते हैं कि 30 प्रश्न आता है। 30 में 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। लैंग्वेज में आपने कोई लैंग्वेज लिया हो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, उसमें भी देखेंगे 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। बिल्कुल इसी तरह से सोशल साइंस आप लिए होंगे, या तो आपका मैथ साइंस होगा या तो आपका यहाँ पे प्राइमरी का ईवीएस मैथ होगा, उसमें 60 प्रश्न आएगा, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ करके जरूर एग्जाम में चाहिएगा। और यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर मिलेंगे। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आप व्हाट्सअप से ही परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की सिर्फ पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है जो कि सीटेट में पूछा गया है। पहला प्रश्न आपका है यहाँ पे, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देख करके उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन किस प्रकार का, यह आपको बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यह लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, यह लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, या यह लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। सभी लोग प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। देखिए, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है और उसके पिता कह देते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो यह देखेंगे लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र यहाँ पर फर्स्ट वाले को राइट किए हैं वह बिल्कुल राइट हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में, जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें क्या होता है यह आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे दिया गया, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अटल पाठ्यक्रम दिया गया है। या दूसरा यहाँ पे दिया गया, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तीसरा दिया गया, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके यहाँ पे प्रदान करने चाहिए। और यहाँ पे चौथा दिया गया, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। देखिए, प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए भरपूर यहाँ पे क्या मिलते हैं, मौके मिलते हैं, पूरा पर्याप्त मौका मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र थर्ड वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। प्रयास करेंगे तो राइट आंसर कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है यह आपको बताना है।
पहला दिया गया बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। दूसरा, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। छात्रों में प्रत्याहार निकात प्रवृत्तियां पैदा करेगी। और चौथा है, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, या लेव वाइगोत्स्की है उनके सिद्धांत के अनुसार जो अध्यापिका है या अधिगम के लिए यहाँ पे आधारभूत संरचना का काम करेंगी या पाठ का काम करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र यहाँ पे सेकंड को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका प्रयास करना है राइट आंसर करने का। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न आपके सामने है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे क्या लिखा गया, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में पहला दिया गया, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार जो है वह समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। पहला यह दिया गया है। दूसरे में दिया गया, विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण की द्वितीयक कारक है। तीसरे में जाएंगे तो उसमें देखेंगे तीसरे ऑप्शन में लिखा गया, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। चौथा है, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है। लिखा क्या गया, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में आपको बताना है। तो देखेंगे जो बच्चों का समाजीकरण है, इसमें देखेंगे जो विद्यालय है, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। विद्यालय जो है वह समाजीकरण का द्वितीयक कारक, लेकिन जो परिवार होता है, जो आपका परिवार होता है, वह समाजीकरण का पहला कारक होता है, प्राथमिक कारक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट में पूछा गया है। विद्यालय द्वितीयक कारक है, परिवार समाजीकरण में यहाँ पे प्राथमिक कारक है। तो एक वाला यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का, कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वह किस पर जोर देता है, यह आपको बताना है। यहाँ पे लिखा गया बहुबुद्धि का सिद्धांत है, यह किस पर जोर देता है। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, तो यह भी नहीं सही है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, यह आपका सही है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है लिखा गया, यह भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पे जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, तो थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। जो भी छात्र थर्ड वाले को चूज किए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। और स्क्रीन पे प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के यहाँ पे सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। चार ऑप्शन है, प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत और अमूर्त संक्रियात्मक। देखिए किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, यह नैतिक विकास के प्रथागत के अंतर्गत आ जाएगा। प्रथागत जो चरण है उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे चार ऑप्शन, सांस्कृतिक उपकरणों में, गुणारोपण में, अभिप्रेरणा में, संतुलीकरण में। देखिए जो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें अधिगम प्रक्रिया में यहाँ पर देखेंगे सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जिन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक रचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं, यह आपको बताना है। प्रयास करिए, राइट आंसर कीजिए। यहाँ पे देखेंगे चार ऑप्शन है, मनोवैज्ञानिक उपकरणों में, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में, विकास के समीपस्थ क्षेत्र में, स्कीमा या मनोबंध में। तो यहाँ पे क्या होगा, जिन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो संज्ञानात्मक रचनाओं को, यहाँ पे जो संज्ञानात्मक रचनाएं हैं उनको स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। यहाँ पे देखेंगे दिया गया, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो विकास का मुख्य गुण है वह क्या होता है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार या सोच में केंद्रीकरण हो जाएगा, सेकंड वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दिया गया विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, सभी के लिए समान नहीं होती है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है, यह भी बिल्कुल गलत है। विकास आपका केवल विद्यालय से नहीं होता है, परिवार से भी होता है, समाज से भी होता है, तो यह भी नहीं सही है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, बिल्कुल यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो विकास है वह क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक ही चलता है विकास, तो यहाँ पे यह भी गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, विकास बहुआयामी होता है, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकास क्या है, विकास बहुआयामी होता है, तो फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि संवेदी गामाक अवस्था होती है, तो पहला संवेदिक हो जाएगा, उसके बाद मूर्त होता है, उसके बाद अमूर्त होता है। जन्म से किशोरावस्था तक जो बच्चों में विकास का क्रम होता है, सबसे पहले संवेदिक, उसके बाद मूर्त, उसके बाद अमूर्त। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, प्रयास करिए, राइट आंसर करिए। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, देखिए दिया गया एक प्रगतिशील जो कक्षा है उसमें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसको किस प्रकार आप देखेंगे। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में, यह तो आपका नहीं होगा। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, यह भी नहीं होगा। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, तो यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए, यह आपको बताना है। प्रयास करिए, राइट आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन है, जल्दी से प्रयास करिए। देखिए जो समावेशी कक्षा है उसमें क्या करेंगे आप, उसमें हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। जो समावेशी शिक्षा होती है या समावेशी यहाँ पे जो कक्षा होती है उसमें आपको जो जोर देना है वह क्या करना है कि हर बच्चा, जो भी बच्चे हैं उनका जो सामर्थ्य है उसको अधिकतम कर सकें, उसके लिए आप लोग अवसर दें बच्चे को। तो यहाँ पे क्या है, हर बच्चे को अवसर मिलना चाहिए उसकी अपनी क्षमता को दिखाने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो 2016 में आया था उसके अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो जल्दी से यहाँ पे आंसर करिए। और यहाँ पे क्या होगा, पहला दिया गया है यहाँ पे मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना इसका राइट आंसर करने का, प्रयास करिए, जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए दिया क्या क्या, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा गया, नहीं करना चाहिए। पहला दिया गया है, देखिए क्या है प्रश्न, ध्यान से पढ़ेंगे। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। पहला है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। तो देखेंगे यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री में जैसे आपका टेलीविजन आ जाता है तो उसका यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं, तो पहला तो करेंगे। दूसरा दिया गया है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, यह भी करना है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, यह भी है। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए अध्यापक को, वह हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। जटिल का मतलब होता है कठिन, कठिन संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो अधिगम से जूझ रहे हैं बच्चे, अधिगम में जिनको कठिनाई हो रही है, सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे दिया गया यहाँ पे सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण, तो यह हो जाएगा अपसारी चिंतन। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विविध भूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने की समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर के, जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, जो अधिगम के लिए यहाँ पे मोटिवेशन होता है उसको किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, इसका आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके, जो कि सेकंड में है, सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शर्मिंदगी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, शर्मिंदगी दिया गया है, इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जो शर्मिंदगी होती है उसका क्या होता है, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। चारों पढ़ेंगे तो यही सेकंड वाला बिल्कुल परफेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने एक, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम, तो यह हो जाएगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, जो कि सेकंड में है, सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो त्रुटियों की समझ होती है वह अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से पढ़ लीजिए उसके बाद आंसर कीजिए कि बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, और इसके बाद वे आंतरिक रूप से प्रेरित हों, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या होगा, बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है, जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में कई पार्ट में उनको दे दिया जाए तो उनको सीखने में प्रॉब्लम होती है। अगर जो भी सूचना है, जो भी डाटा है, जो भी बातें हैं एक ही बार में उनको बताई जाएगी अच्छे तरीके से तो वो सीख जाएंगे, लेकिन अलग अलग यहाँ पे कोई भी बात है उसका यहाँ पे कई पार्ट में अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अधिगम की यहाँ पे सर्वोत्तम अवस्था, अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग, सीखना होता है। सीखने की जो सर्वोत्तम अवस्था मतलब सबसे अच्छी अवस्था वह कौन सी है, पहला दिया गया उच्च उत्तेजना उच्च भय। तो यहाँ पे देखेंगे उच्च भय लिखा गया है कि बहुत ज़्यादा डर, तो यह तो हो नहीं सकता। और इसके बाद दिया गया निम्न उत्तेजना उच्च भय, यहाँ पे भी उच्च भय है तो यह भी बिल्कुल हो ही नहीं सकता। संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संतुलित उत्तेजना तो रहनी चाहिए, बाकी यहाँ पे कोई भय, कोई डर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा, यह अच्छी अवस्था है। अगला प्रश्न है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम का जो संरचनात्मक विचार है वह यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में जो बच्चे होते हैं वह सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा योग्यता आपका सुधार्य है, तो यह फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने के निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अन्वेषण और संवाद हो जाएगा। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है तो वह अन्वेषण और संवाद होगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके आगे भी प्रश्न है और उससे पहले जान लीजिए कि अगर सीटेट एग्जाम को पास करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको हर हाल में पढ़ना ही होगा। बिना प्रीवियस ईयर पेपर के सीटेट में अच्छे स्कोर आप नहीं ला पाएंगे। और सीटेट एग्जाम में देखिए 150 प्रश्न पूछा जाता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पासिंग मार्क 90 नंबर है, एक बार पास कर ले गए और इसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर आपको मिल गया तो उसकी वैलिडिटी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपको दोबारा सीटेट एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी वैकेंसी आती है, हर राज्य में आती हैं, जैसे यूपी में सुपर टेट होगा, बाकी बिहार में बीपीएससी ट्री, महाराष्ट्र में होंगे,
महाराष्ट्र में यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। इसी तरह से हर राज्य में यहाँ पे वैकेंसी आती है। बाकी यहाँ पे जो सेंट्रल की वैकेंसी है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये हमारे सब जगह वैकेंसी आती है, सब जगह सीटेट ही मांगा जाता है। तो सीटेट को इसी बार पास कर लीजिए। सीटेट में 150 प्रश्न आता है, 100 से लगभग 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से भी पास हो सकते हैं। तो यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। ये सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी चाहेंगे तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ है सबका सब पेपर मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईवीएस सबके सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर दीजिए। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का PDF डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सएप से ही परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ आपको लिख देना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करेंगे, रिप्लाई कर दिया जाएगा और 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह के का जो व्यक्तिगत वाक है वह क्या दर्शाता है। यह देखेंगे जो है यह क्या है, व्यक्तिगत वाक है और इसे स्वनियमन कहा जाता है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो मूल्यांकन पद्धति है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि विद्यार्थियों की जरूरत और उनकी आवश्यकता की पहचान करना। तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया गया बच्चों के विकास की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसको किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो यह आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, क्या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीटेट एग्जाम को अगर इसी बार पास करना है तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको लेकर के जरूर पढ़ लीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत मैसेज कर लीजिए। तो मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।